वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर से कलेक्शन ऑफ डाटा पे थोड़ा सा नज़र डालने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था, मतलब ब्रीफ में पढ़ा था, और उसमें हमें बहुत सारी जो है इम्पोर्टेंट आइटम जो छूट गई कि जो हमारे स्टैटिक्स में आइटम यूज होती हैं उनका सही से आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी जाके वो जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आ जाएगी। तो बहुत सारी आइटम जैसे हम इस्तेमाल कर रहे थे, नंबर 1 हमने इस्तेमाल किया था, यानी इम्पोर्टेंट आइटम्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स used in collection of data. नंबर 1 हमने टर्म इस्तेमाल की थी वेरिएबल। Variable means the value of the thing changes. The value which changes, और in which changes means कि अगर हम लेते हैं कि आज दिन का तापमान कितना, टेम्परेचर कितना है, हम मान के चलते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। कल देखेंगे कि ये टेम्परेचर हो सकता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, या बीते हुए कल जो टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ऐसी जो हमारे पास चीजें हैं जिनकी जो वैल्यू जो है फिक्स नहीं रहती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। कि द वैल्यू ऑफ विच चेंजेस। मान लो एक और एग्जांपल देते हैं कि हमारे पिछले साल में फूड प्रोडक्शन हुआ था, हम मान के चलते हैं कि वो 100 मीट्रिक टन था। इस साल फूड प्रोडक्शन हो सकता है 200 मीट्रिक टन होगा, या नेक्स्ट ईयर फूड प्रोडक्शन जो है 200 से कम हो जाएगा। तो कम होने के बढ़ने के कुछ रीजन है उसमें। कभी कभार अगर कोई मौसम अच्छा हो, बारिश बरसात अच्छी हो, फसल अच्छी हो जाती है, और बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, फ्लड वगैरह हो जाए, तो हमारी प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है। तो इन वेरिएबल को हम बहुत सारी जगह इस्तेमाल करते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y, z, यानी कोई भी अल्फाबेट हिंदी उर्दू में भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम अल्फाबेट लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, कि जिसमें x कुछ भी चीज़ हो सकती है, y कुछ भी चीज़ हो सकती है, z कुछ भी चीज़ हो सकती है। मान लो अगर x हमने ले लिया, फूड ग्रेन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं x। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये ले लेते हैं y। फूड ग्रेन x हम ले लेते हैं ईयर 2005, 2006, 2007, 2008। हम मान के चलते हैं ये 100 मीट्रिक टन है, 150 मीट्रिक टन है, 140 मीट्रिक टन है, 130 मीट्रिक टन है। ये डिफरेंट वैल्यू होगी। ये जो हमारे पास वेरिएबल आ गया x, हमने ले लिया ईयर्स, ये 2005 में भी ले सकते हैं, हम 2006 ले सकते हैं, 2007, 2008 में ले सकते हैं, और प्रोडक्शन इसका ले सकते हैं कि x कभी 100 मीट्रिक टन हो सकता है, 150 मीट्रिक टन हो सकता है, 140 मीट्रिक टन हो सकता है, 130 मीट्रिक टन हो सकता है। ये डिफरेंट वैल्यूज है, इसको बोलते हैं वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती।
और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे कहते हैं कांस्टेंट। तो वेरिएबल के बाद आता है ऑब्जर्वेशन। नंबर आया वेरिएबल, नंबर 2 आ गया ऑब्जर्वेशन, या इसको आइटम भी बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन और आइटम, जो वैल्यू हम वेरिएबल को देते हैं, जो वैल्यू हम वेरिएबल की मान के चलते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आ गया नंबर 3 डेटा। जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। जब वो डेटा कलेक्ट करके हमारे पास एक बहुत सारा डेटा आ जाता है, जैसा कि मैं बता रहा था, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग 4 इयर्स 2005 से लेकर 2008 तक में जो प्रोडक्शन बता रहा था फूड ग्रेन्स की, उस सारे टेबल को हम क्या बोलेंगे, वो डाटा ऑफ फूड ग्रेन्स आ गए। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेटर। उसके बाद आ गया इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? Even investigator is that person who conducts investigation. A person who conducts investigation. यानी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होता है जो स्टडी को स्टडी यानी करने वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, या इसको बहुत टर्म्स में हम इसको रिसर्चर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर एक वो आदमी आ गया, अगर इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता है और जगह जगह नहीं जा सकता है, वो क्या काम करता है, अपनी जगह एक और आदमी को अपॉइंट करके उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कहता है। उस आदमी को बोलते हैं एन्यूमरेटर। एंड इन्वेस्टिगेटर who appoints other person to collect the data for his inquiry is referred to as enumerator. अगर कोई इन्वेस्टिगेटर एक ऐसा आदमी अपॉइंट करता है या बहुत सारे आदमी अपॉइंट करता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं एन्यूमरेटर। उसके बाद आता है रेस्पोंडेंट। हम जितने भी ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं, तो जिस आदमी से डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट भी कहते हैं इसको और इन्फॉर्मेंट भी बोलते हैं इसको। जो हमारी इंक्वायरी की लीड है, जो हमारी इंक्वायरी जिस फील्ड में हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उस फील्ड में जिस आदमी से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे रेस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट।
उसके बाद आता है, हम बहुत बार टर्म इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन या हम इसको बोलते हैं यूनिवर्स। पॉपुलेशन या यूनिवर्स हो गया द एंटायरिटी of the area under investigation is called population or यूनिवर्स। एंटायर एरिया, जिस एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं, उस पूरे एरिया को, कंप्लीट यूनिट को, उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन बोलते हैं या यूनिवर्स बोलते हैं। मान के चलो हम अपने स्कूल में 200 बच्चों का आंकड़ा इकट्ठा करना चाहते हैं। 200 बच्चों से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके स्कूल में कौन सा टीचर पॉपुलर है या किसी टीचर की पॉपुलैरिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम 200 बच्चे अगर हमारे पास टोटल हैं, एक तरीका वो है हमारे पास कि 200 के 200 बच्चों से हम इंटरव्यू करके या किसी और मेथड से उस टीचर की जानकारी हासिल करेंगे, या दूसरा मेथड एक आता है सैंपल मेथड से हम उस पूरे पॉपुलेशन की जानकारी हासिल करेंगे। तो मेथड्स डिफरेंट है डेटा कलेक्ट करने के, लेकिन अगर हम पूरे रीजन को से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं, उस पूरे रीजन को बोलेंगे पॉपुलेशन या यूनिवर्स। अगर हम कोई हिस्सा ले लेंगे उस पॉपुलेशन में से, एक छोटा सा हिस्सा अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सैंपल। तो हम थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। तो इसके ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एक और है इसमें, एक आ गया स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। हम हर बार बोलते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, हमारा सब्जेक्ट ही यही है जो हम पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। कि आपको हमने पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंस जो स्टैटिक्स की हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिसिप्लिन में, हर एक सब्जेक्ट में। लेकिन मोस्टली जो हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में है, इसमें भी स्टैटिक्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हम स्टैटिस्टिकल मेथड जो अप्लाई करके ये सारे इंक्वायरी को कंडक्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो गया ऐसी इंक्वायरी जिसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। उनको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। ऐसी इंक्वायरी जिसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो स्टैटिस्टिकल मेथड आप ये हम पढ़ ही रहे हैं। सबसे पहले आगे कलेक्शन ऑफ डेटा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आगे जितने भी मेथड पढ़ेंगे वो सारे स्टैटिस्टिकल मेथड है अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट करने के। इसके बाद हम थोड़ा सा फिर एक आइडिया ले लेते हैं कि डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं। Purpose of collection of data। कि डाटा कलेक्ट करने का हमारा पर्पस क्या है।
पर्पस क्या है हमारा जी, कोई भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी है, कोई भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसमें उसको बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहला जो स्टेप था इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, इसका पर्पस होता है कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक साउंड डाटा होना चाहिए और एक क्लियर डाटा होना चाहिए कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हल कर सके, या जो हमारी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सके। ये हमारा मकसद है कि डाटा को हम कलेक्ट करेंगे। तो डाटा कलेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है, यानी दो तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल सोर्स दूसरा आ गया एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स ये ऐसा डेटा है कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट, बहुत सारे मिनिस्ट्री जो हैं ऐसा डाटा तैयार करते हैं अपने मकसद के लिए, अपनी स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए जो डाटा तैयार करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल डाटा और इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से डाटा कलेक्ट करने के आपने पहले भी पढ़ा है कि दो तरीके हैं। एक आ गया प्राइमरी डाटा, दूसरा आ गया सेकेंडरी डाटा। एक्सटर्नल सोर्स हम दो तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा जैसे हम कहते हैं कि जो प्राइमरी डाटा है वो द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। इन्वेस्टिगेटर अगर डाटा खुद कलेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डाटा, और अगर डाटा जो है किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है और उसको इन्वेस्टिगेट कोई दूसरा आदमी कर रहा है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। इसमें से नंबर 1 जो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। या इसको इंटरव्यू मेथड भी बोलते हैं। एक मेथड ये आ गया कि आप इन्वेस्टिगेटर जो है डायरेक्ट रेस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट जो है जिससे इनको डाटा कलेक्ट करना उसके पास जाता है, उससे डाटा कलेक्ट करता है। कौन से तरीके से? इंटरव्यू मेथड से। इंटरव्यू मेथड से हमने कहा था इस मेथड की सिक्योरिटी ये है कि अगर हमको डाटा ओरिजिनल चाहिए तो इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा कलेक्ट करता है, या डेटा की एक्यूरेसी चाहिए, या डेटा जो है सीक्रेट भी रखना है, तो ऐसी पोजीशन में हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड जो इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं कि जो डाटा कलेक्ट करेंगे ओरिजिनल होता है, एक्यूरेट होता है, इससे हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी और कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ में ये है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब हो गया कि जब हम डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट किसी इंफॉर्मेंट से कर रहे हैं तो हमें उससे पूरी जो है सही जानकारी हमें मिल सकती है। उसके बाद दूसरा मेथड है इसका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। प्राइमरी डाटा हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड और न्यूमरेटर्स मेथड भी होता है। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया
कि जब हम किसी आदमी से उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसकी जानकारी उस आदमी से नहीं ले रहे, हम वो जानकारी जो किसी और थर्ड पर्सन से ले रहे हैं, जो उसके बारे में जानता है, जो उसकी एक्टिविटीज के बारे में जानता है और जो जानकारी देने के काबिल भी है, उस आदमी से हम उसकी जानकारी हासिल करते हैं। जैसे मोस्टली किसी कोई कॉरपोरेशन में कोई फर्म है, उसके वहाँ के मजदूरों की अगर हम हालत जानने के बारे में चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो वहाँ पे इंचार्ज होगा, कोई मैनेजर होगा, उससे हम जाके उस लेबर के बारे में पूछेंगे, उनके सैलरी के बारे में पूछेंगे, उसके जो फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है लेबर को, अंडर लेबर लॉ जो है वो प्रोवाइड की जाती है ना की जाती हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन हम वहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि जो मैनेजर होगा उसको अपनी जितनी भी लेबर है उसकी सारी जानकारी होगी, उससे हम डाटा जो है अच्छी तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। इस मेथड के फायदे ये हैं कि हम बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं, पैसा भी बचा सकते हैं। एक और मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का, वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज या कॉरस्पॉन्डेंट्स। लोकल प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का एक और तरीका है जो कहते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज आर कॉरस्पॉन्डेंट। आजकल आप देखते हो कोई टीवी, रेडियो, मैगजीन्स वगैरह जितनी भी न्यूज़पेपर आती हैं, एक जगह बैठ के हेड ऑफिसर दिल्ली में है तो पूरी दुनिया से न्यूज़ इकट्ठी करके हमको एक मिनट के बाद पूरी दुनिया की खबर हम तक पहुंचाते हैं। वो यही मेथड वहाँ पर अप्लाई करते हैं कि एक क्या करते हैं, हर एक जगह वो अपना एक कॉरस्पॉन्डेंट या एक रिसोर्स अपॉइंट करके रखते हैं जो हमको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है अपने स्टूडियो तक, हेड ऑफिस तक पहुंचाता है और वहाँ से वो टेलीकास्ट करके सारी दुनिया को वो न्यूज़ दिखाते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एक और तरीका जिससे हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर इससे भी हम दो मेथड लागू कर सकते हैं। एक मेथड आ जाता है इसमें मेलिंग मेथड, और दूसरा आ जाता है इसमें एन्यूमरेटर्स मेथड। एन्यूमरेटर्स मेथड, इस मेथड से डाटा कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चनियर तैयार करना होता है। क्वेश्चनियर मीन्स कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेंट से या रेस्पोंडेंट से पूछने होते हैं। सिस्टमेटिकली वो एक लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद उस लिस्ट को हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल के साथ बांध के बाई मेल लोगों तक, घरों तक पहुंचाते हैं और वो बदले में क्या करता है, उस मेल को खोल के वो सारे जो क्वेश्चनियर के आंसर देके वापस बंद करके इन्वेस्टिगेटर के लिए वापस भेज देता है। या ये क्वेश्चनियर हम थ्रू इन्यूमरेटर भी ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चनियर इन्यूमरेटर पॉइंट करके डोर टू डोर जाएगा या जितने उसको यूनिट्स कवर करने वहाँ जाएगा, उनसे एक शेड्यूल दिया होगा उसके पास, उस शेड्यूल में सारे क्वेश्चन दिए होंगे, सारे क्वेश्चन की जानकारी दी होगी, तो उस मेथड से भी वो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। इन सभी मेथड्स के कुछ मेरिट्स भी हैं, साथ साथ में डिमेरिट्स में। इंफॉर्मेशन थ्रू ये क्वेश्चन है, इसके फायदा ये है कि हम दूर दराज इलाकों तक पहुंच सकते हैं, दूर दराज के लोगों से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जहाँ तक हम ऐसे पहुंच नहीं सकते हैं।
लेकिन इसके डिमेरिट ये भी है कि इसका डिमेरिट मेन यही है कि सिर्फ एजुकेटेड लोगों को ही हम ये मेल कर सकते हैं, अदरवाइज अनपढ़ आदमी तो हमारे क्वेश्चन या लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा, आंसर क्या देगा, तो इसलिए इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है। उसके बाद आता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो हमने कह दिया, आपको पहले भी कहा था कि सेकेंडरी डाटा इज दैट डाटा व्हिच इज कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन एंड इंटरप्रेटेड बाय सम अदर पर्सन, या इसको सेकंड हैंड डाटा भी बोलते हैं। सेकंड हैंड डाटा सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। इसके में दो मेथड हैं, एक आता है पब्लिश्ड, एक आ गया पब्लिश सोर्स, दूसरा आ गया अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश सोर्स जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, बहुत सारी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज, चाहे सेंट्रल है या स्टेट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, ये ईयरली एनुअली कोई 5 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद एक अपनी रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट छापते हैं, जिससे अपने पूरे डिपार्टमेंट के अचीवमेंट्स के बारे में उसमें सारा कुछ दिया जाता है। तो पब्लिश सोर्सेज में सबसे पहले आ जाता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के बाद आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट आ गए, जैसे हमारे पास म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, टाउन एरिया कमेटीज हैं, ये भी एनुअली अपनी रिपोर्ट चाहते हैं। किसी में देते हैं ये कि जो बर्थ रेट क्या है, इनसे हमें बर्थ रेट के बारे में पता चल सकता है, डेथ रेट के बारे में पता चल सकता है, एजुकेशन के बारे में पता चल सकता है, हेल्थ कंडीशन के बारे में हमें इनसे पता चलता है। यानी ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम ये सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें दो मेजर सोर्सेज हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। एक सिंपल, एक आता है सेंसस मेथड, सेंसस मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम डाटा जो कलेक्ट करते हैं कि हम जो हमारे पास यूनिवर्स है या पॉपुलेशन है या जो हमारे पास एरिया इन्वेस्टिगेशन है, पूरी हर एक यूनिट की हम स्टडी करते हैं, डोर टू डोर जाके हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सेंसस मेथड। इसमें कोई आइटम को हम छोड़ते नहीं। इस मेथड के नुकसान यही है कि ये बहुत कॉस्टली है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत सारी लेबर लगती है। इसको कंडक्ट करने के लिए ज़्यादा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर बड़ा होगा तो ये मेथड बहुत महंगा पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। दूसरा आता है इसमें सेंसस मेथड में आता है, तो उसके बाद आता है सैंपल मेथड। सेंसस मेथड में क्या होता है, ईच एंड एवरी आइटम को हमने स्टडी करनी होता है, लेकिन सैंपल मेथड में हमने क्या करना होता है कि उस यूनिवर्स से, उस जो हमारे पास पॉपुलेशन है, पूरा एरिया है, उसमें हम बीच बीच में से कोई सैंपल लेके उसकी स्टडी करते हैं। एक मैं सिंपल आपको एग्जाम्पल दूंगा, एग्जिट पोल जब इलेक्शन होते हैं कि एग्जिट पोल न्यूज चैनल पे एकदम से आ जाते हैं कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट कहाँ से जीत रहा है। वो इसी तरह करता है, जो ही कोई वोटर वोट डाल के बाहर आता है
10, 20, 30, 50, 100 या 200 वोटर से वो पूछ लेते हैं आपने किसको वोट डाला, आपने किसको वोट डाला। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस सैंपल के आधार पर बताता है कि इस सीट से कैंडिडेट ए, बी, सी, डी कौन सा कैंडिडेट जीतने जा रहा है। ये वो सैंपल मेथड है कि इजी है, टाइम इसमें कम लगता है, इसमें पैसा कम लगता है और ये साइंटिफिक मेथड है ये, यानी इसको हम बड़े थोड़े से टाइम में इस्तेमाल करके अपनी जो इन्वेस्टिगेशन, अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं या हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह सैंपल मेथड में बहुत सारे आगे मेथड हैं कि रैंडम वेरिएबल मेथड है, क्लस्टर मेथड है, स्ट्रैटिफाइड मेथड है, कोटा मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं ये सेकेंडरी डाटा जो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें ये था आपके कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बहुत सारे हैं। आपने ये सभी मेथड याद भी करने हैं और कम से कम मेरिट्स और डिमेरिट्स 2-2, 3-3 मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको ये आने चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी 3-4 नंबर का आता रहता है या 5 नंबर का, जो आपको उस वक्त हेल्प करेगा।